बगावत की कांग्रेस से। यही कुछ आंकड़े होते हैं सुशील जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको यहीं रोकना चाहूंगी सुशील, एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। रतलाम से खबर है, विरोध एक बार फिर से यहां पर होने लगा है। जावरा से हिम्मत श्रीमाल को टिकट देने का विरोध किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने हिम्मत श्रीमाल का पुतला दहन किया है। सर्वे में नाम नहीं होने के बाद भी टिकट देने का आरोप, बड़े नेताओं पर, जिम्मेदारों से सीट पर फिर से विचार करने की मांग की जा रही है। यही बात जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। अगर प्रत्याशियों की सूची जारी होती है, यह सूची साथ में लेके आती है विरोध के सुर। रतलाम की हम बात करें, जावरा से हिम्मत श्रीमाल को टिकट दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सर्वे में नाम हिम्मत श्रीमाल का नहीं था, इसके बावजूद टिकट सौंप दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, पुतला दहन कर विरोध जताने की कोशिश, कार्यकर्ताओं की तरफ से नाम बदलने की उम्मीद लगातार की जा रही है। प्रदर्शन इससे लेकर किया गया, जमकर नारेबाजी इसी चीज को लेकर। ये नारे आप सुन रहे हैं, हिम्मत श्रीमाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन की स्थिति कांग्रेस पार्टी में। उनकी दुकान बचाने के लिए ये जावरा की सीट गंवा दी, मतलब इस सीट का सौदा कर दिया। मतलब वो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस जीते, वो तो ये चाहते हैं सिर्फ कि उनकी दुकान चलना चाहिए। उनकी दुकान बचाने के लिए उन्होंने ये टिकट बेच दिया जावरा का, और ये चीज जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम रोड पे आंदोलन करेंगे। क्या आप नगर पालिका में भी आपने कैसे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर यह सरकार बनाई है? मैं खुद नगर पालिका प्रतिनिधित्व कर, नगर पालिका में मेरी भाभी नगर पालिका में पार्षद है, मैं प्रतिनिधि कर रहा हूँ वहाँ पर। मतलब किस तरह से सही कि शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले। सुबह हो गई, पता चल गया हमारे उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला और अब ये विरोध। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी तो ये हर जिले में सामने आएगा, क्योंकि कांग्रेस में इस बार दावेदार ज्यादा थे। कांग्रेस में ये अक्सर होता है, इस तरह की विरोध सड़कों पर नजर आता है। हम देखें, हम अभी भोपाल में भी आपको बता दें कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम सीट पर बहुत ज्यादा गतिरोध था। कमलनाथ की मंशा यहाँ पर संजीव सक्सेना को टिकट देने की थी, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय सिंह की चली और उन्होंने पीसी शर्मा जो वर्तमान विधायक है उनको ही टिकट वापस दिलवा दिया। तो निश्चित यहाँ पर भोपाल में भी दक्षिण पश्चिम पर विरोध होना तय है, क्योंकि संजीव सक्सेना ने पिछला चुनाव निर्दलीय लड़कर बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी, तो और 29,000 वोट लिए थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर फिर विरोध सामने आना लगभग तय है। इसी तरह अगर बात करें तो बुंदेलखंड में स्थिति बनेगी। आप देखिए, हम मालवा निमाड़ की ही बात कर रहे थे, तो ये रतलाम में मालवा निमाड़ में भी चीजें सामने आने लगी। इंदौर में भी ये स्थिति बनना तय है, क्योंकि इंदौर में भी कुछ ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर लगातार, जैसे कि इंदौर 3 की बात करें तो वहां से अश्विन जोशी लगातार सक्रिय थे, वो टिकट की मांग कर रहे थे। इस वैसे ही 5 से स्वप्निल कोठारी लगातार सक्रिय थे, लेकिन वहां पार्टी ने सत्यनारायण पटेल को ही टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं इंदौर, भोपाल और जो बड़े शहर और ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ की कई सीटों पर गतिरोध होना तय है। और ये स्थिति अब स्पष्ट होगी कि दोपहर शाम तक किस तरह का विरोध। ये जरूर है कि कांग्रेस ने एक बार रणनीति बहुत अच्छी बनाई है और डैमेज कंट्रोल पर भी काम किया है। कई बड़े नेताओं ने जिनका टिकट कटा है उन्हें समझाने की कोशिश की है कि अगर सरकार आएगी तो उन्हें कई निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जाती रही है। शैलेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। अशरफ, इस विरोध का असर ये होता है कि अन्य पार्टियां मजबूत हो जाती हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए बड़ी पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। दूसरी बात यह भी कि बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी, ये सभी भी इस बार चुनावी मैदान में बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती हैं। बिल्कुल, देखिए, जो दावेदार होते हैं और वो अपने आप को ये मानते हैं कि हम जीत सकते हैं, तो वो लोग फिर दूसरी पार्टी में, क्योंकि जो उनकी जहां से वो दावा करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और यहां से टिकट नहीं मिला तो वो सीधा रुख करते हैं तीसरी पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई, यहाँ पहुंच पर। क्योंकि देखिए, इन छोटी पार्टियों का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वजूद नहीं है। इनके अपने जो मतदाता हैं, इनके अपने समर्थक हैं, वो साथ देते हैं पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी का आप जानती हैं कि जो वोट बैंक है वो
मजबूत वोट बैंक है, वो इधर उधर नहीं होता। अब अगर कोई विरोध करके बीजेपी या कांग्रेस का बीएसपी में शामिल होता है तो उसके कोई ये लगता है कि जो मेरे वोटर हैं, जो मेरा वोट बैंक है और प्लस ये जो पार्टी का वोट बैंक है, दोनों मिलके हम बीजेपी या कांग्रेस को हरा सकते हैं। तो ये एक मानसिकता होती है और इसी को वो कैश कराना भी चाहते हैं। इसी वजह से वो ऑप्शन ढूंढते हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। तो इनके दरवाजे भी खुले रहते हैं क्योंकि यहां पर ये लोग दल जानते हैं कि हम सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, इस तरह के लोग जो बगावत करते हैं और अगर इत्तेफाक से वो जीत जाते हैं तो ये लोग किंग मेकर की पोजीशन में भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर स्थिति ऐसी बनती है कि त्रिशंकु विधानसभा है और किसी दल के पास बहुमत नहीं है, तो इस तरह के जो छोटे दल होते हैं या निर्दलीय होते हैं वो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो जिस दल के साथ खड़े हो जाएंगे उस दल की सरकार बन सकती है। तो ये यहां से ही स्थिति बगावत के बाद से ही शुरू हो जाती है और इसी को वो लेकर वो आगे चलते हैं, क्योंकि अगर हम जो बगावत करता है वो मान के यही चलता है कि हम जीतने वाले हैं और हम इस दल के साथ रहेंगे तो आगे चल के हम अपना मोल भाव और कहीं ना कहीं जो सरकार के में शामिल होने के लिए हम दबाव डाल सकते हैं और प्रेशर बना सकते हैं। यही कुछ चीजें हैं जो कि कई बार बहुत ज्यादा विफलता के ओर भी इशारा कर जाती हैं। अब सुशील, हम ग्वालियर की अगर बात करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि विकास के मुद्दे को लेकर ही टिकट दिया जाता है, लेकिन कुछ सियासी समीकरण जो कि अलग अलग पार्टियां बैठाने की कोशिश करती हैं वो भी असर डालते हैं। इस बार इस लिस्ट से और हो सकता है कि आने वाली बीजेपी की रणनीति से क्या ये स्पष्ट होता है कि मुद्दों पर समीकरण भारी पड़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति की तासीर को समझे तो यहाँ सबसे पहला जो फैक्टर काम करता है, चाहे चुनाव हो चाहे टिकट वितरण हो, उसमें सबसे पहला फैक्टर जातिगत समीकरण ही होते हैं। जिस सीट पर जिस जाति का बाहुल्य होता है या तो उसी जाति के उम्मीदवार को यहाँ टिकट दिया जाता है या फिर अगर आरक्षण वाली बात आती है तो फिर उसी जाति से जो संबंधित व्यक्ति होता है उसको मैदान में उतारा जाता है। अगर देखें सीटों के लिहाज से तो ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटें हैं जहां जिस सीट पर जिस जाति का बाहुल्य होता है उसका उम्मीदवार यहां उतारा जाता है। कांग्रेस में अगर देखें तो जातिगत आंकड़े देखे गए टिकट वितरण में। इसके अलावा अगर देखें तो एक कोटा सिस्टम जो है वो भी देखने के लिए मिला है कि ग्वालियर चंबल अंचल में कई जो कमलनाथ के समर्थक है उनको टिकट मिले हैं, तो एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो दिग्विजय सिंह के समर्थक है, उनको भी टिकट मिले हैं। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में मुद्दे जो है वो सेकेंडरी रहते हैं, सबसे पहले जातिगत आधार ही होता है, क्योंकि जब चुनाव होता है, मतदान होता है, तो उसमें भी मतदाता जब वोट डालने के लिए जाता है तो सबसे पहला फैक्टर जाति का फैक्टर काम करता है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में मुद्दे तो रहते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करता है यहाँ की सियासत में, ग्वालियर चंबल अंचल की में, वो नो डाउट जातिगत फैक्टर ही रहता है और इसी आधार पर टिकट तय होते हैं और इसी आधार पर वोटिंग भी होती है। और जीत हार का अगर देखें तो एक बड़ा असर भी जातिगत आंकड़े यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, हर दल इन आंकड़ों को, इन समीकरणों को ध्यान में रखते हैं। यही वजह कि ऐसे समीकरण बिठाए जाते हैं टिकट वितरण के दौरान भी कि जिस वर्ग का बाहुल्य है उसको टिकट दिया जाए या उसके समर्थक को टिकट दिया जाए। इसी तरह से चुनाव जब मतदान का भारतीय जनता पार्टी ने जहां कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि जो एक्सपीरियंस्ड नेता है उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। 2018 में अपने ही खेमे में नेताओं की नाराजगी का सामना कांग्रेस ने किया और महज 15 महीने ही उनको समय मिला। तो क्या इस बार डैमेज कंट्रोल इस तरीके से किया गया है कि नाराज लोगों को भी टिकट दिया गया? बिल्कुल, देखिए, ये जो 3 टिकट बदले हैं वो इसी का एक सबूत है जो आप बात कर रहे हैं कि नाराजगी, क्योंकि विरोध हुआ है, दबाव बनाया गया। एनसी प्रजापति इसका सबसे सटीक उदाहरण है। उनको फिर चुनाव मैदान में उतारा गया है।
3 सीट बदली गई है, तो जाहिर सी बात है कि कमलनाथ ने या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला पहले लिया था वो ऐसे ही नहीं लिया था, वो बाकायदा सर्वे के आधार पर लिया गया था, लोगों से बातचीत करके लिया गया था, सीईसी में इसमें लंबी चर्चा हो, उसके बाद उम्मीदवार का चयन किया गया। लेकिन अब जब टिकट बदलने की स्थिति है तो भी ये सामने आया कि कितना विरोध है, उस डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, जब नहीं हो पाया तब आखिर में अपना नफा नुकसान का आकलन करने के बाद दोबारा फिर राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि टिकट बदले जाएं। तो ये जो बदले गए हैं ये इसी नफे और नुकसान का आकलन करके ही बदले गए हैं कि हमें कितना नुकसान हो रहा था अगर ये लोग बगावत करते। एनसी प्रजापति के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी, अगर ये बीजेपी में चले जाते तो बीजेपी के लिए बहुत फायदे की सौदा था, जबकि भाजपा कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका था। तो इस को खत्म करने के लिए, इस नुकसान को खत्म करने के लिए, ये इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए वापस कांग्रेस ने अपना जिन केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, कांग्रेस के 88 उम्मीदवारों की लिस्ट में उस सीट से भी कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। दिल्ली से नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में है और यहां से भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। यानी कि पूरा टाइम कांग्रेस ने लिया केंद्रीय मंत्रियों के सामने चेहरे उतारने के लिए। तो इस बार यहां मुकाबला कितना दिलचस्प होगा? हाँ, देखिए बिल्कुल, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर और के सामने जो रविंद्र तोमर है, जो विधायक है, उन्हें ही वापस से रिपीट किया है। यहाँ पर अब रोचक मुकाबला इसलिए होना है कि अब बसपा से बलवीर डंडोतिया है। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर ठाकुर हैं, रविंद्र तोमर ठाकुर है, तो 2 ठाकुर और बसपा से यहाँ पर ब्राह्मण है। तो यहाँ पर अब त्रिकोणीय संघर्ष और बलवीर डंडोतिया को लेकर ही वेट एंड वॉच की स्थिति बताई जा रही थी। कांग्रेस की ये रणनीति थी शुरू में कि बलवीर डंडोतिया को कांग्रेस से लाया जाए तो ब्राह्मण और ठाकुर का मुकाबला आमने सामने हो, क्योंकि यही यहाँ पर होता आया है। लेकिन इस बार एक त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है अब, क्योंकि ये बात आ रही थी कि रविंद्र सिंह तोमर को कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस के द्वारा या उनके विरोधियों द्वारा कि वो नरेंद्र सिंह तोमर से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। रविंद्र तोमर भी दमदारी के साथ कह रहे थे कि मैं अच्छी फाइट करूंगा और मैं नरेंद्र सिंह तोमर को हरा सकता हूं। तो कांग्रेस ने फैसला लिया और यहां पर एक समीकरण रोचक बना दिया है। तो निश्चित ही यहां पर बड़ी कांटे की टक्कर देखने में आएगी और नरेंद्र सिंह तोमर के लिए कहीं ना कहीं बड़ा संकट भी खड़ा हो चुका है, क्योंकि यहां पर एक ब्राह्मण बड़ा फैक्टर है और ठाकुर बड़ा फैक्टर है। तो 55,000 वोटर ठाकुर के हैं, वैसे ही ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में है। तो निश्चित ही यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बलवीर डंडोतिया भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं पहले। तो नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार विधानसभा में या चुनाव मैदान में है। तो निश्चित ही ये एक बड़ी हॉट सीट रहेगी, यहाँ पर सबकी नजरें टिकी रहेगी कि क्या हो रहा है। वैसे ही अगर हम निवास की बात करें तो वहां पे अशोक मरस्कोले का टिकट काट दिया गया है। वहां पर जो, क्योंकि हारी हुई सीट थी और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को भाजपा ने इसीलिए उतारा था कि सीट को जीता जा सके। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने भी बड़ा दाव खेला और अशोक मरस्कोले को लेकर यहाँ पर फीडबैक ठीक नहीं था, तो उनका टिकट काटकर चैन सिंह नए चेहरे को मौका दिया। तो निश्चित यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए भी अब फाइट अच्छी होगी और ये सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दाम दंड भेद कैसे ही तो चुनाव जीते, पूरी कोशिश कर रहे हैं ग्वालियर चंबल अंचल में। इसीलिए स्थिति ऐसी है कि केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है। अब सुशील, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। एक लूप होल हमने रतलाम को लेकर देखा है, सर्वे में नाम नहीं था, इसके बावजूद इस उम्मीदवार को टिकट दिया गया। हिम्मत श्रीमाल की बात करें, हो सकता है कुछ और ऐसे पॉइंट्स इस प्रत्याशियों की सूची में हो जिसमें यह माना जा सकता है कि आपसी सहमति नेताओं की बनी और इसी के चलते अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाया। सर्वे यानी कि मुख्य आधार नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए, अगर कांग्रेस की सूची की बात करें तो सर्वे तो प्रथम आधार पर था ही सही, लेकिन जिन सीटों पर टिकट बदले गए हैं उन सीटों पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी सामने आई है। जैसे कि अगर देखें तो दतिया सीट पर अगर देखें तो सर्वे के आधार पर अगर देखें तो वहाँ अवधेश नायक पहली पसंद थे,
क्योंकि यहाँ जो पुराने टिकट के दावेदार थे या पुराने समय में चुनाव लड़ने वाले थे राजेंद्र भारती, वो लगातार कई चुनाव नरोत्तम मिश्रा से हार चुके थे। ऐसे में नए चेहरे की मांग थी और सर्वे में भी लगभग बताया जा रहा था कि अवधेश नायक जो है वो फिट बैठ रहे थे। लेकिन राजेंद्र भारती के समर्थक जो कि बड़ी तादाद में है, उन्होंने लगातार इस बात का विरोध किया और अवधेश नायक का जिस जोर शोर से विरोध किया उसी का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने वहाँ टिकट बदल दिया। इसके साथ ही अगर देखें तो गोहद सीट की बात करें, गोहद सीट पे भी जो वर्तमान एमएलए हैं मेवाराम जाटव, उनका लगातार विरोध हो रहा था। हालांकि अगर सर्वे की बात करें तो सूत्र ये बताते कि सर्वे में मेवाराम जाटव का नाम था, लेकिन उनका लगातार क्षेत्र में विरोध था, निष्क्रियता के भी आरोप थे। यही वजह कि यहाँ से उनका टिकट काटकर केशव को दिया गया है। इसके अलावा अगर आज के टिकट की बात करें तो सुनील शर्मा जिनको टिकट दिया गया ग्वालियर विधानसभा सीट पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने, उनका नाम भी सर्वे में तय था। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के अगर देखें तो 8 से 10 दावेदार उनके साथ खड़े हुए थे टिकट की कतार में। तो इस सीट पर भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और रेशियो यानी कि बदला है, मुरैना सर्वे और समर्थकों का रेशियो इस बार बदला है। सुशील बनी रहेगा। अशरफ, एक और महत्वपूर्ण बात जिस ओर इशारा मैं करूंगी, क्योंकि 2018 की स्थिति भी सबने देखी है, 2 प्रमुख फैक्टर हैं, एंटी इनकम्बेंसी, साथ ही साथ सिंपैथी वोट। कुछ ऐसी उम्मीदवार जो कि पहले हारे, इसके बावजूद इन्हें टिकट दिया गया। हो सकता है इन दोनों फैक्टर्स का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती हो। कितना प्रबल हो सकता है ये दाव, ये कहीं ना कहीं समझना चाहेंगे। देखिए, ये जो है स्थितियों पर निर्भर है कि क्या किया जाए, क्योंकि जैसे स्थिति होती है या प्रेशर पॉलिटिक्स की बात होती है, दबाव की, तो नेतृत्व को वो ही करना पड़ता है। आज की स्थिति के अनुसार जो उनको लगता है कि हम ये मजबूत दावेदार हैं, चाहे वो सर्वे में उनका नाम आया हो या फिर बाद में कार्यकर्ताओं का दबाव आया हो, विरोध के स्वर उठे हों, उसको देखा गया हो, या फिर पार्टी के अंदर जो अंदरूनी गुटबाजी होती है वहां कितनी प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, तो वो सब चीजें, तो ये जो तमाम समीकरण होते हैं और जो स्थितियां बनती हैं, ये इन्हीं सब चीजों का मिश्रण होता है और वो फिर बाद में सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हैं और इसका जो असर होता है वो फौरन नजर नहीं आता, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना था, बाद में पता चलता है। अगर आप विधान चुनाव जीतते हैं तो पता चलता है कि आपकी रणनीति कितनी सही थी, आपने टिकट अगर बदल दिया तो वो भी इस फैसले को सही माना जाता है। लेकिन अगर इत्तेफाक से आप चुनाव हार जाते हैं, तब फिर वो जो हारने की स्थिति होती है उसका पूरा ठीकरा नेतृत्व के ऊपर फोड़ दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की राय किसके पक्ष में थी, कार्यकर्ता दूसरे के पक्ष में थे, नाराजगी है और जनता भी यही चाहती थी, आपने नब्ज नहीं टटोल पाए, तो इस तरह के आरोप भी लगते हैं। लेकिन ये सब चीजें होती जरूर हैं और इनका दूरगामी परिणाम होते हैं और इसका चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलता है कि आपका फैसला कितना सही था और कितना गलत था। निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि निष्कर्ष के बाद कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाए। शैलेंद्र, ये भी बताइएगा कि दूसरी ओर क्या हलचल है, बीजेपी की तरफ से 5वीं सूची कब? देखिए, निश्चित ही ये तय माना जा रहा है कि आज जो शाम को बैठक है उसके बाद या तो देर रात या फिर कल, पर अब सूची में ज्यादा इंतजार नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। अब देखा जाए तो पहले बीजेपी सूची में आगे थी, लेकिन कांग्रेस कछुआ चाल से चली, लेकिन कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते खोल दिए क्योंकि ये बात आ रही थी कि कांग्रेस भाजपा का इंतजार कर रही है, भाजपा कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने तो अपने सारे आज पत्ते खोल दिए और सारी स्थिति साफ कर दी कि उनके कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। अब भाजपा के ऊपर दबाव है कि भाजपा जल्दी से अपनी सूची जारी करे, क्योंकि निश्चित ही जब सूची जारी होती है तो विरोध भी होता है, डैमेज कंट्रोल करने में भी समय लगता है। तो ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक भाजपा अपनी सूची जारी कर सकती है कि जैसे ही शाम को बैठक होगी 6 बजे के बाद तो 9 बजे तक ये सूची जारी हो जाए। और वैसे ही कांग्रेस इंतजार थोड़ा अब कम होगा क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिशन पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सुशील, एक और महत्वपूर्ण बात जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में 2018 से ही प्रमुख रही है, लेकिन इसके बावजूद
सिंधिया समर्थकों को सेटल करना एक बहुत बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए नजर आती है। यहां पर यह माना जा रहा है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों के नामों का जिक्र तक नहीं हुआ है, जितनी भी चर्चाएं हुई हैं। एक बड़ी परेशानी वो भी खड़ी कर रहे हैं और अब तो कांग्रेस ने भी उम्मीदवार बता दिए। बिल्कुल, देखिए सिंधिया समर्थकों को लेकर ज़रूर बीजेपी में थोड़ी पशोपेश की स्थिति रहती है, लेकिन अब हालात काफ़ी कुछ बदल चुके हैं। अगर सिंधिया समर्थकों की बात करें तो बड़ी मात्रा में उनको टिकट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी से, चाहे डबरा से इमरती देवी को सिंधिया टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो भीतरवार विधानसभा सीट से मोहन सिंह राठौड़ सिंधिया के प्रत्याशी है। इसके अलावा राघोगढ़ सीट से बात करें तो वहाँ पर बंटी जो बना है बीजेपी के उम्मीदवार, उनको टिकट दिलाने में सिंधिया की भूमिका रही है। इसके अलावा भी सिंधिया के जो समर्थक है कई जगह से टिकट मिले हैं, लेकिन कुछ जो समर्थक है उनके टिकट अभी होल्ड पर है। अगर बात करें तो महगांव से ओपीएस जाटव, अभी उनका टिकट होल्ड है। और कुछ ऐसे मंत्री हैं या सिंधिया के समर्थक हैं जिनके टिकट अभी होल्ड पर है। ग्वालियर पूर्व सीट की बात करें तो यहाँ से मुन्नालाल गोयल जो लेकिन सुशील, सिंधिया के समर्थक है, उनके टिकट होल्ड पर है। समझा जाए लेकिन आखिर सिंधिया समर्थकों के नामों पर पेच क्यों फंस रहा है, जिन्होंने 2018 में किंग मेकर का काम कर दिया था? बिल्कुल सही बात है। देखिए 2018 में किंग मेकर का काम तो इन लोगों ने किया था, लेकिन 2020 आते आते कुछ चेहरे जो सिंधिया समर्थक थे वो उपचुनाव में हार भी गए थे। यही वजह कि उनके टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ। इसके अलावा जो जीतने के बाद मंत्री बने, चाहे ओपीएस भदौरिया हो या एक दो नाम और है जो सिंधिया समर्थक है जिनके टिकट अभी होल्ड पर है, तो वहाँ निश्चित तौर पर इनका परफॉर्मेंस भी अगर कहीं ना कहीं पार्टी की नज़र में ठीक नहीं है। इसके अलावा इनके जीतने की संभावनाएं भी लगभग कम नज़र आ रही है। यही वजह है कि इनके टिकट होल्ड पर है। और होल्ड होने की भी वजह यही है कि दोनों तरफ खींचतान है। पुरानी बीजेपी अपने समर्थकों को टिकट देना चाहती है, सिंधिया की तरफ से भी एक प्रेशर है कि उनके जो समर्थक हैं जो जीत कर आए थे 2018 में, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, तो उनको टिकट दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानी ये भी है कि जो सर्वे हैं और जो वहाँ से खबरें हैं वो कहीं ना कहीं सिटिंग मंत्रियों के खिलाफ आ रही है। और यही वजह कि इन सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है। तो अब आज शाम तक पेच फंसता हुआ यहाँ नजर आ रहा है कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो। लेकिन अशरफ, हमने जब 144 नाम देखे थे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, पिछली बार जब कांग्रेस ने लिस्ट जारी किया था, और या फिर हम छत्तीसगढ़ का ही ले ले, 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था कांग्रेस ने पहली लिस्ट में, तो बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम देखी गई थी। लगभग 60 से ज्यादा नेता ऐसे थे। क्या दूसरी लिस्ट में भी ऐसे ही युवा चेहरे पर दांव खेलने का काम कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने अपना बड़ा सधा हुआ कदम उठाया है। जो सूची है, आप चाहे पहली देख लीजिए या अब जो दूसरी सूची है, और ये चाहे तो आप छत्तीसगढ़ की दोनों सूची देख लीजिए, तो यहां पर एक चीज साफ है कि जो नेतृत्व कर रहा है उनका फैसला हुआ है। दूसरा जो आधार बनाया है सर्वे में जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आए हैं या परसेंटेज ज्यादा है, तो उसको यहां तरजीह दी गई है। तो यही वजह है कि कांग्रेस ने ज्यादातर उन लोगों पर भरोसा किया है जो सर्वे के आधार पर है, और यह अपनी सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ जो चाहे वो सर्वे कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य इकाई की तरफ से किया गया हो, या मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो सर्वे अपने स्तर पर कराए, तो सर्वे रिपोर्ट को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और उसके बाद अगर देखा गया है कि हाँ कि जनता का रुख क्या है, दबाव कितना है, किसके पक्ष में कार्यकर्ता है, तो वो चीज भी मैटर करती है। और उसी का नतीजा ये सूची है। वो सूची बहुत साफ कहती है कि जो सर्वे है, या ये कहें जो आज की राजनीतिक परिस्थिति है, जो जरूरत है, उसके हिसाब से ही उम्मीदवारों का चयन किया गया है। और वो ही सूची अब पब्लिक डोमेन में सबके सामने है, कौन चेहरा बनाया सर्वे क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में है और फिर नेताओं की जुबान से भी हम सुन रहे हैं, बल्कि कांग्रेस की तरफ से हमने कई बार भूपेश बघेल को, कमलनाथ को भी ये कहते हुए सुना है कि हमने सर्वे के आधार पर और जो फीडबैक जनता से हमें मिला है उसके आधार पर हमने टिकट दिया है। लेकिन शैलेंद्र, ये सर्वे किस आधार पर हुआ? किस तरीके से सवाल जनता से किए गए?
विधायकों के बारे में, नेताओं के बारे में कैसे समझा गया नेताओं से, जनता से, माफ कीजिएगा? देखिए, बिल्कुल ये बात साफ है। कांग्रेस ने लगातार 4 से 5 बड़े सर्वे कराए थे। केंद्रीय जो टीम है उनके भी सर्वे थे, कमलनाथ के खुद के अलग सर्वे थे, प्रदेश कांग्रेस के अलग सर्वे थे। तो 4 से 5 सर्वे को आधार बनाया गया है और कमलनाथ ने लगातार ये बात दोहराई थी कि जो भी टिकट होंगे सर्वे के आधार पर होंगे, सर्वे ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर सर्वे को लेकर कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो जो एसटी सीट है, जो 47 आरक्षित सीट है अजय झा की, उस पर बिल्कुल साफ नजर आया है, सर्वे की छाप देखने को मिली है। वहां पर कई ऐसे चौंकाने वाले चेहरे हैं और वहां पर सर्वे को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो सर्वे से इतर अगर थोड़ी सी बात हो तो निश्चित ही दिग्विजय सिंह की चली है। दिग्विजय सिंह ने अपने कई चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है और यही प्रेशर पॉलिटिक्स पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रही थी कि दिग्विजय सिंह समर्थकों को टिकट कट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वे की तो चली है, लेकिन साथ ही बड़े नेताओं को, अगर दिग्विजय सिंह की बात करें, अगर कमलनाथ की बात करें, तो इनने अपने समर्थकों को भी एडजस्ट किया है। लेकिन दूसरे पुराने नेताओं की, अगर सुरेश पचौरी की बात करें तो उनकी बिल्कुल नहीं चली, एक तरह से वो दरकिनार कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं 2 सीनियर लीडर्स का ही पूरी टिकट पर छाप देखने को मिली है, एक कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह। और उसके ऊपर सर्वे डाला है शैलेंद्र, ये हम समझ पा रहे हैं। अशरफ, मजे की बात एक और है, महिला आरक्षण बिल को लेकर दोनों ही पार्टियां बहुत प्रमुख होकर, मुखर होकर बेबाकी से बयान दे रही थी। 12% महिलाओं को टिकट दिया है कांग्रेस, बीजेपी ने 12.6% अभी तक कांग्रेस की तरफ से। हालांकि बीजेपी में अभी नाम आना बाकी है, अभी तक का परसेंटेज यही कहता है। 33% कहां है, ये एक प्रश्न है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में तो करीब 13% के आसपास ही महिलाओं को उतारा है। बीजेपी अब आज की जो 96 सीटों पर चर्चा करती है और उसमें कितना महिलाओं को मौका देती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो स्थिति साफ है कि जो दावे किए जाते थे कि हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे, हम कांग्रेस ने भी इस बारे में बहुत प्रमुखता से अपनी बात की। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि उनको आगे बढ़ाना है, महिला सशक्तिकरण की बात करनी है। चलिए इस पर बात करेंगे। अशरफ, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। बालाघाट से इस बीच एक बड़ी जानकारी, हाई प्रोफाइल वारासिवनी विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी ने विवेक पटेल पर भरोसा जाहिर किया है। टिकट का ऐलान होते ही वारासिवनी के जयस्तंभ चौक पर उनके समर्थकों ने आतिशबाजी की है। आधी रात को कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, नारेबाजी जमकर की गई। विरोध के सुर तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी जहां पर उम्मीदवारों के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वारासिवनी की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। देर रात कार्यकर्ता एक साथ आए, पक्ष में नारेबाजी की है, खुशी जाहिर की है। ये देखिए आतिशबाजियां, रात का ये नजारा आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने विवेक पटेल पर भरोसा जाहिर किया। वारासिवनी सीट से टिकट उन्हें दिया गया। देर रात सूची जारी हुई, लेकिन इसके बावजूद उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं। देर रात ही कार्यकर्ता पहुंच गए कांग्रेस कार्यालय, आतिशबाजी की है, खुशी व्यक्त कर रहे थे। क्षेत्र में जो माहौल है, तनाव, दबाव का, प्रेशर पार्टीज का, आतंक का, यूपी और बिहार की जो राजनीति हो रही है यहाँ की, उसको खत्म करने का, क्षेत्र में अच्छा माहौल हो, साफ सुथरी राजनीति हो, सेवा की राजनीति हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, हमारे अच्छे रोजगार के अवसर हो, या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITI हो, व्यवसाय शिक्षा हो। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100%। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से कांग्रेस जीत होगी। इस बार वाराणसी में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस जनता। और मंडला की भी अगर बात करें तो कांग्रेस ने 2 विधानसभा सीटों की सूची जारी की है। निवास विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले की सीट बदल दी गई, मंडला विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है। निवास विधानसभा क्षेत्र से नए प्रत्याशी चैन सिंह बरकड़े को आप चुनावी मैदान में अब देखेंगे। चैन सिंह बरकड़े निवास नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। टिकट मिलने के बाद डॉक्टर अशोक मरसकोले के बंगले में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर आतिशबाजी हुई। उसकी तस्वीर आपको दिखा रही है। काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर समर्थक भी, और ये अपनी खुशी का इजहार भी करते हुए नजर आए। सभी ने जो यहाँ के लिए
चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, बेसिक मंडला के डेवलपमेंट की बात हो, यहाँ के अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बेसिक जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। मंडला ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, लेकिन हमारा ट्राइबल के अलावा यहाँ पर 50% से ज़्यादा सामान्य वर्ग है। उनकी अपनी उम्मीदें हैं, उनका अपना, चाहे बिजनेस क्लास हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे युवा हो। हमको एक ऐसा एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि सब समाज के लिए हम एक अच्छा प्रतिनिधित्व दें और बेसिक चीज़ों को प्राइमरी लेवल पे सब चीज़ें हम मंडला को दें, ताकि हम एक अच्छा विकसित जिला की तरफ। शाहजहांपुर की शुजालपुर विधानसभा से रामवीर सिंह सिकरवार को पार्टी ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बनाया है। रामवीर सिंह सिकरवार का टिकट फाइनल होते ही उनके निवास पर समर्थकों का जमावड़ा लग गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आधी रात होने के बावजूद रामवीर सिंह सिकरवार के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी हैं। रामवीर सिकरवार को प्रत्याशी बनाया है। रामवीर सिकरवार के निवास पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हालांकि रामवीर सिकरवार जो है वो यहाँ पर फिलहाल दिल्ली में मौजूद है, लेकिन उनके कार्यकर्ता और उनके परिजन बेहद उत्साहित हैं और टिकट मिलने के बाद जश्न का माहौल है। आधी रात को जिस तरीके से कांग्रेस की सूची आई है, उसके बाद इस तरीके के नजारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सुनील मध्य प्रदेश। तो लगातार हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। आप तस्वीर भी देख रहे हैं किस तरीके से जश्न का माहौल और खुशी समर्थकों में नजर आई। अशरफ हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, सुशील भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन शैलेंद्र बात अगर करें खुशी की, तो यहाँ पर उम्मीदवारों ने इस तरीके से तैयारी कर रखी थी मानो कि उन्हें पहले से ही पता था कि उनके नाम तो लिस्ट में जरूर आएंगे। कुछ उम्मीदवार जिनकी खुशी हम देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये बात बड़ी ही साफ थी, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ये कह चुके थे कि हमें जिन्हें चुनाव लड़ाना है हम उनको बता चुके हैं, उनको इशारा कर चुके हैं और हमारी पूरी तैयारी है। और करीब ये बात 1 महीने से आ रही थी। ये जरूर है कि उसमें से कुछ टिकट कटे भी हैं, लेकिन ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमलनाथ पहले ही कुछ उम्मीदवारों को ये बता चुके थे कि उनका नाम सूची में आएगा, आप अपने क्षेत्र में तैयारी करो और हम जब भी सूची जारी करेंगे आपका नाम तय है और रहेगा उसमें। तो इस हिसाब से ही कांग्रेस के जो ये प्रत्याशी तैयारी में थे या पहले से जनसंपर्क कर रहे थे, और इसी कारण कोई ऐसा चौंकाने वाली बात नहीं हुई कि अचानक से किसी को पर हाँ, ये जरूर है कि कुछ टिकट कटे हैं जो लग रहा था, तो वो एडजस्टमेंट की राजनीति में काटे गए हैं। जैसे कि रतलाम की बात थी तो वो टिकट काटा गया है। तो ऐसे कुछ चेहरे हैं जिन्हें अचानक से मौका मिला। बाकी लगभग काफी बड़े जो चेहरे, तस्वीर जो साफ आई है, जैसे विधायकों की बात की जाए सिटिंग एमएलए की, तो ज्यादातर सिटिंग एमएलए को बोल दिया गया था कि उनको टिकट मिलना है, आप तो अपनी क्षेत्र में तैयारी रखो। तो कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति थी। कांग्रेस इस बार बहुत ही संतुलित तरीके से प्लान करके ही आगे बढ़ी है। और ये जरूर है कि कांग्रेस में विरोध तो हर चुनाव में होता आया है और ये सामने भी आएगा, लेकिन देखा जाए तो प्रत्याशियों में जो खुशी है, इन्हें पहले से ये इशारा था कि उन्हें टिकट मिलना है और चुनाव मैदान में उतरना है। निश्चित तौर पर, और इसी का ये निष्कर्ष है कि अगर उम्मीदवार से पूछ रहे हैं कि आप जीतेंगे, तो बहुत मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि हाँ 100% जीतेंगे। शैलेंद्र, एक और प्रमुख बात बताइएगा। कई जगह ऐसी भी हैं, जिस तरह से हम देख रहे थे आंदोलन हुए हैं या ये कहें कि शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी है, गुर्जर महाआंदोलन, ये भी आपने देखा है। दूसरी तरफ युवाओं के बीच भी कई बार विरोध के सुर हमने देखे हैं। ये उन मुद्दों की मैं बात कर रही हूँ जो कि चुनाव से पहले उठाए गए। कितना प्रभाव इस बार चुनाव में पड़ने वाला है, ये भी समझाइएगा, और क्या इसके मद्देनजर किसी पार्टी ने समीकरण बैठाने की कोशिश की है? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो उसके 2 महीने 3 महीने पहले देखने में आता है कि अचानक से बहुत सारे आंदोलन शुरू होते हैं। हम देखा जाए तो अगर कंडी सेना हो, गुर्जर आंदोलन हो और अलग अलग कर्मचारियों के आंदोलन हो, तो भाजपा सरकार ने इसको लेकर रणनीति के तहत काम किया था कि हम जितनी भी समाज थे, अलग अलग जातियां, उनके प्रमुख नेताओं को बाकायदा महापंचायत नाम देकर या अलग अलग जातिगत, जैसे कि संत रविदास स्मारक का निर्माण करने की घोषणा कर दी। उसके अलावा यहाँ पर भोपाल में महाराणा प्रताप स्मारक,
तो हर वर्ग जाति को साधने के लिए कोशिश की गई, कवायद की गई। वैसे ही अगर कांग्रेस के वचन पत्र पर गौर करें तो वहां युवाओं पर जोर दिया गया, वहां पर भी वो वादे किए गए हैं कि कोई समाज नाराज ना हो, जाति बड़ा फैक्टर होती है क्योंकि चुनाव में, और ये देखने में भी आ रहा है। कांग्रेस ये भी बोल सकी कि हम एमपी में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत आंकड़े भी सामने लाएंगे। तो कहीं ना कहीं समाजों का भी ध्यान रखा गया, इस तरह के आंदोलन का भी ध्यान रखा गया। कर्मचारी एक बड़ा फैक्टर होते हैं, कर्मचारी सरकार को बनाने और गिराने में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। तो कर्मचारियों को साधने के लिए भी दोनों ही पार्टियों ने वादे किए हैं, उस तरह के आंदोलनों को थामा है। अगर कर्मचारी यहाँ आंदोलन पर बैठते थे तो भाजपा के नेता भी जाकर मिले, समझाइश दी कि हम आपकी मांग मान लेंगे, कुछ मांगे मान ली गई। कांग्रेस के नेता भी जाकर मिले, उन्होंने भी वादे किए कि हमारी सरकार आ गई तो आपको 100% रोजगार और कर्मचारियों को भत्ते सुविधाएं और बढ़ाएंगे। तो निश्चित इन आंदोलनों को साधने की कोशिश की जाती है, और ये एक चुनाव की एक परंपरा है कि दोनों चुनाव के समय जब चुनाव होता है तो दूसरे दल है, समाज है, वो आगे आते हैं और इस तरह की बातों को आंदोलन से हवा देके अपनी मांगे मनवाते हैं। अब वैसे भी चुनाव का वो दौर है जब वादों का बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्री की स्कीम हो, फ्री बीज हो, बड़ी चुनावी घोषणाएं हैं, इस सब में आप असर देखेंगे। जिस तरीके से आपने फ्री योजनाओं का जिक्र किया, फ्री वाले ऐलानों का जिक्र किया शैलेंद्र, एमपी में हमने देखा कि किस तरीके से फ्री चीजों को लेकर निशाना साधा गया बीजेपी की तरफ से जब वचन पत्र कांग्रेस ने जारी किया। इसमें बहुत सी चीजों को लेकर ऐलान किया गया है, चाहे बिजली को लेकर हो या तमाम योजनाएं ऐसी भी हैं जिनको लेकर सीधे तौर पर बीजेपी हमलावर कांग्रेस पर नजर आई। अच्छा, इसका कितना प्रभाव वोटर्स पर पड़ता है? वोटर्स का मूड क्या कहता है? देखिए, हम वोटर्स के मूड की बात करें तो वर्ष 2018 का चुनाव बड़ा साफ था। उस समय कांग्रेस के एक वादे ने सरकार बना दी थी। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जब मंच से कहा था कि हम कर्ज माफी करेंगे, और किसानों में उस पूरे माहौल की वजह से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2018 में सरकार बना ली थी। तो वो वादा भाजपा को भारी पड़ा था। भाजपा आखिरी समय तक उसको भाप नहीं पाई थी कि ये कर्ज माफी कितना बड़ा मुद्दा होगा। तो इस बार भाजपा ने वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए और लगातार बहुत ही संतुलित तरीके से काम किया। और भाजपा ने जैसे ही कांग्रेस ने अपने 11 वचन पत्रों की धीरे धीरे घोषणा करना शुरू की, हम वादे कि हम ये लाएंगे, उस सुविधाओं को पहले ही भाजपा सरकार ने लागू कर दिया। अगर अब वो कांग्रेस भी उस पर पीछे नहीं है। कांग्रेस ने बिजली बिल को लेकर बात कही है, कांग्रेस ने लाडली बहना, जो मध्य प्रदेश में एक बड़ा अहम फैक्टर मानी जा रही महिला वोटर को साधने के लिए, चलिए ये तो फ्रीबीज के तौर पर जरूर देखी जा रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने बहुत बार स्पष्ट भी किया है कि सम्मान देने की योजना है। बने रहेगा शैलेंद्र हमारे साथ। रतलाम में आपको लिए चलते सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतलाम से सुधीर, बहुत पहले ये जानकारी सामने है कि हिम्मत श्रीमाल का विरोध हो रहा है, क्या हालात है वहां पर? देखिए, रतलाम में तो कल रात से ही बवाल शुरू हो गया था। मैं कहूंगा कि कल दिन से ही पहली तस्वीर सामने आई थी आलोट से, जहां पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने मैदान संभाला है, और प्रेमचंद गुड्डू जो मनोज चावला को पार्टी ने टिकट दिया उसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जनता उनके साथ है और पार्टी मनोज चावला का टिकट काटकर एक बार फिर से उन्हें टिकट देगी। क्योंकि कल भी जो रात में लिस्ट आई है उसमें हमने देखा कि 3 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी बदले हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रेमचंद गुड्डू है उन्हें लगता है कि उनका टिकट जो है आलोट से उनको मिल सकता है। तो उन्होंने कल रायशुमारी करी थी, कार्यकर्ताओं से उनका मन टटोला था और वे अब मैदान में जाने की तैयारी में है। तो रतलाम जिले में कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं प्रेमचंद गुड्डू, उज्जैन से सांसद रहे, आलोट और पंधाना से वे विधायक भी रह चुके हैं और दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। तो ये बात हुई आलोट विधानसभा सीट की। उसके बाद हम आते हैं जावरा पे। जावरा से एकदम नया चेहरा हिम्मत श्रीमाल यहां पे जो है पार्टी ने उतारा है। हिम्मत श्रीमाल, इसके पहले उन्हें किसी भी तरह का चुनाव लड़ने का कोई ज्यादा अनुभव नहीं है। इस सीट पर जीवन सिंह शेरपुर करणी सेना के, जिनका नाम लगभग तय हो गया था कमलनाथ के साथ, उनकी 3 से 4 मीटिंगें हो गई थी और यही बात तय हुई थी कि करणी सेना की जो 18 सूत्रीय मांगे हैं वो कांग्रेस पार्टी अपने जो घोषणा पत्र उसमें उन्होंने शामिल भी किया है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जीवन सिंह शेरपुर को टिकट नहीं दिया। जीवन सिंह शेरपुर वही नेता है करणी सेना के जो कुछ दिन पहले घोषणा कर चुके थे कि वो 80 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 80 जो राजपूत बहुल सीटें हैं वहां पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। तो अब एक बड़ा जो है एक फेरबदल, एक बड़ा बदलाव, या मैं यूं कहूंगा एक बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश की राजनीति में कि जीवन सिंह शेरपुर का अगला स्टैंड क्या हो। छत्तीसगढ़ पर आप नजर डालते हैं
तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव वहां पर कहते हैं कि सर्वे को रखा गया सामने, जब बैठक बुलाई गई तो नेताओं को बोलने नहीं दिया गया, सर्वे के आधार पर टिकट बांटा है। यहां पर इतर स्थिति है, कह रहे हैं कि सर्वे में नाम तय नहीं था, उसके बावजूद टिकट दे दिया गया। शिमाल का नाम सर्वे में ही नहीं था, ऐसा वहां के कार्यकर्ताओं का कहना है। और इस पूरे सर्वे की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आगे नाम था वो वीरेंद्र सिंह का था। वीरेंद्र सिंह आलोट से आते हैं, लेकिन करीब 4 से 5 सालों से वो लगातार जावरा क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। जावरा को जिला बनाने के लिए उन्होंने एक एक गांव जाकर के जो है लोगों से मुलाकात की है, ग्रामीणों से चर्चा की है और लगातार कांग्रेस का नाम, कांग्रेस का जो गढ़ है उसको वहां पर मजबूत करने में जुटे हैं वीरेंद्र सिंह राठौर। उसके बाद नाम आता है डीपी धाकड़ का, किसान नेता है, और राजेश भरावा। इन तीनों के नामों की खासी चर्चा थी। और उसके बाद जो एकदम से नाम जो सामने आया था वो जीवन सिंह शेरपुर का था, क्योंकि करणी सेना को कहीं ना कहीं कांग्रेस को मैनेज करना था। करणी सेना बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो लेकिन अब एक बड़ा जो यहां चैलेंज सामने आता है कि आखिर जीवन सिंह शेरपुर क्या करेंगे। हिम्मत सीमाल का रात में विरोध देखने को मिला है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। मिथिलेश, पुतला इंदौर में किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंदौर में मुकाबला इस बार कितना दिलचस्प होगा? देखिए, सबसे पहले अगर इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर के विधानसभा क्षेत्र नंबर 3, 5 और महू, इन तीनों का जो कांग्रेस की दूसरी सूची है उसमें उम्मीदवार का नाम सामने आ चुका है। 3 से जो नाम सामने आया है दीपक पिंटू जोशी, ये नाम बहुत पहले से चल रहा था, यानी लगभग ये नाम पहले से तय था कि पिंटू जोशी को टिकट मिलेगा। पिंटू जोशी दिग्विजय सिंह के खेमे से आते हैं, दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, युवा हैं। और इसके पहले जो बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के जो सुपुत्र हैं आकाश विजयवर्गीय, वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र नंबर 3 से विधायक हैं। यानी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को वहां से मौका दिया था। आकाश विजयवर्गीय ने इनके जो चचेरे भाई हैं अश्विन जोशी, उनको चुनाव हराया था। लेकिन इस बार पिंटू की बात की जा रही थी कि पिंटू जोशी जो हैं वो युवा हैं और युवा उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। तो विधानसभा क्षेत्र नंबर 3 से पिंटू जोशी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है।